हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम 12वीं क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 जो होने वाला है उसका सेक्शन ए यानी सेट 2 ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के हम आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कौन क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 28 में 4 विकल्प में से केवल एक सही है, आपको उस सही विकल्प को चुनना है। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, और जो भी साथी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे साथी भी आपका इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से, जो कहता है पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एकीकृत, पहला क्वेश्चन है एकीकृत, पहला क्वेश्चन है आपका एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है ICDS का किस वो लागू हुआ यानी किस वर्ष लागू की गई। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष लागू की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सन 1975 ईस्वी में। सन 1975 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर वो इसका आंसर है। दूसरा नंबर है, कहता है कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार हैं? नंबर 1 में कह रहा है फफूंदी, 2 में कह रहा है खमीर, 3 में कह रहा है जीवाणु, और 4 में कह रहा है एंजाइम। तो इसका है एंजाइम के द्वारा, फलों को पकने का जो जिम्मेदार है वो एंजाइम के द्वारा फल पकते हैं। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। 3 नंबर का है, 3 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन, 3 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? चीनी, नमक, सिरका या उपरोक्त में से सभी। तो कहता है कि उपरोक्त में सभी, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं परीक्षक के रूप में। 4 नंबर में है किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, कहता है कि उस जो किण्वन, जो कहते हैं कि वो ब्रेड वगैरह पकाने के लिए या उसको फूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहता है कि फफूंदी, खमीर, जीवाणु, ये एंजाइम। ये 4 नंबर में क्या है? खमीर। जानते हैं आप आटा वगैरह या फिर मैदा वगैरह को क्या करते हैं, जब गूंथते हैं तो उसको खमीर बनता है, तो उसमें ही मिलाया जाता है ताकि वो पावरोटी वगैरह वो फूल जाए। 5वां नंबर में है, कहते हैं स्तनपान आवश्यक है। कह रहा है स्तनपान आवश्यक है किसके लिए? शिशु तथा माता दोनों के लिए। शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु एवं न माता के लिए स्तनपान आवश्यक है। यानी कहता है कि शिशु तथा माता दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर है। ये माता और शिशु ये दोनों के लिए ज़रूरी है। 6 नंबर में कह रहा है, 6 नंबर में कि गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? गर्भवती महिला, जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो सामान्य से कितना ज़्यादा कैलोरी उसको यूज़ करना चाहिए, कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ जाती है? तो बताया जाता है कि 300 कैलोरी एक्स्ट्रा उसको भोजन करना, यानी कैलोरी का सेवन करना चाहिए आम लोगों से, आम दिनों से। 7 नंबर में है प्रोटीन की आपूर्ति, यानी प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? यानी कौन ऐसा सब्जी है या कौन ऐसा अन्न है जिसको खाने से हमको प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में प्राप्त होता है? तो कहता है कि को हरी सब्जी, ख मूंगफली व सोयाबीन, गो चावल, घो है पपीता। तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मूंगफली व सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा मिलता है, तो इसी का सेवन करना चाहिए हम लोगों को।
जिसको प्रोटीन की कमी हो जाए। अगला है 8वां नंबर पे, 8 नंबर में कह रहे हैं नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 8 नंबर में नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो आप लोगों को पता है कि विटामिन सी का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, नींबू में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए हम लोगों को नींबू का भी सेवन करना चाहिए। अगला 9 नंबर में है, 9 नंबर में कह रहा है कि प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, क्या है, दूध, दूध से बने पदार्थ, दही, ये सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, शाकाहारी स्रोत में सम्मिलित किए जाते हैं। 10 नंबर में है आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। आहार में अगर लोहे की कमी हो जाए तो उसमें एनीमिया की बीमारी उत्पन्न होती है, एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला है नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए। नवजात शिशुओं का स्तनपान कब से कराना चाहिए। तो नवजात शिशुओं का स्तनपान जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर को क्या है, जन्म के दिन से ही उसको स्तनपान करा जाए। 12 नंबर में कह रहा है कि विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। विटामिन ए एवं डी घुलनशील है किसका, वसा का। किसका, वसा का विटामिन ए और डी घुलनशील है। 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर में कह रहे हैं शेष अवस्था कितने वर्षों की होती है। शेष अवस्था कितने वर्षों की होती है। तो कहता है कि शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष की आयु को शेष अवस्था कहा जाता है। उसके बाद जो है बाल्यावस्था, उसके बाद कहा जाता है किशोरावस्था, उसके बाद कहा जाता है वृद्धावस्था। अगला है 14 नंबर में कहता है कि भय एवं क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है। कहता है 14 नंबर में भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगात्मक। तो इनमें से सही आंसर आपका है, कहता है कि संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर घो इसका सही आंसर है, संवेगात्मक लक्षण है। उसके बाद कह रहा है इडली पकाई जाती है। 14 नंबर में कह रहा है इडली पकाई जाती है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा, धीरे धीरे, कोई विधि द्वारा नहीं। तो आपको पता होगा इडली जल के द्वारा पकाई जाती है। किसके द्वारा, जल के द्वारा पकाई जाती है। अगला 16 नंबर में है, कहता है 16 नंबर में कि 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे, शेष अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था या उत्तरकालीन बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। उसका 17 नंबर में है 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि पूर्व बाल अवस्था। अभी आपको जो हम लोग बता रहे थे कि किशोरावस्था, उसको उसी को क्या कहा जाता है कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक को पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था। 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में कौन है, तो पूर्व बाल अवस्था। फिर यहाँ कर 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की, तो ये भी पूर्व बाल अवस्था होगा। 16 नंबर और 17 नंबर का दोनों आंसर सेम इसलिए कहा जाता है। वहाँ कहता है 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था, और यहाँ कहता है कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या कहता है, तो वो भी पूर्व बाल अवस्था। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ कराने के लिए कहता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, हमको सही तरीके से उसका हमको आंसर दे देना है। अब कहता है 18 वर्ष में आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। आरामदायक और स्फूर्तिदायक क्या होता है, तो कहा जाता है आपका कि ये जो हरा रंग जो है ना, वो बिल्कुल आरामदायक, लाल आपको विचलित करता है, बैगनी और विचलित करने वाला है, सफ़ेद भी उतना ये नहीं है। तो आरामदायक हरा भरा रंग देखने में हम लोग को बिल्कुल इत्मीनान महसूस होता है, सुकून लगता है, इसलिए कहता है आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्ति रंग होता है हरा। उसके बाद है 19 नंबर, कहता है कुशन का उपयोग होता है। कुशन जो है उसका उपयोग क्या होता है, तो कहता है कुशन का उपयोग
कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए जो बनाया जाता है उसका उपयोग उसी में होता है। कुर्सी या सोफे में आप लोग देखते हैं आरामदायक गद्देदार बनाया जाता है, उसी में उसका प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर में है, कहता है हरी पत्तेदार। 20 नंबर में कह रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता। हरे पत्ती में किसको शामिल नहीं किया जाता, तो कहता है कि फूल गोभी को हरे पत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन पत्ता गोभी, सरसों और चौलाई इसको पत्तेदार सब्जियों में शामिल किया जाता है, फूल गोभी के अलावा। अगला है 21 नंबर का, कहता है कि भारतीय समाज में विवाह है एक। विवाह क्या है? सांस्कृतिक बंधन, सामाजिक बंधन, व्यवहारिक बंधन या संविगात्मक बंधन। तो क्या है? कहता है कि सामाजिक बंधन है। क्या है? सामाजिक बंधन है। भारतीय समाज में विवाह एक सामाजिक बंधन है। 22 नंबर में रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। कहता है कि रोग मुक्त प्राप्त होने से रहने से प्राप्त क्या होगा? अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल व दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, उपरोक्त में से सभी। तो क्या होना चाहिए? तो कहता है कि आपका अगर सेहत स्वास्थ्य है तो आपके अंदर में शक्ति भी होगा और उन्नति भी होगा, खुशहाल और दीर्घायु जीवन भी होगा। तो इसलिए कहा जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 23 नंबर में क्या कह रहा है? 23 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी किस प्रकार का काम कोई करेंगे जिसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। हल्का श्रम करने वाले ये होगा नहीं, मध्य श्रम करने वाले को ये भी होगा नहीं, कठोर श्रम करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा किसकी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कठोर श्रम, यानी जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कहता है जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा है, क्या है? तो कहता है कि प्राणिज धब्बा या खनिज धब्बा। तो यह है खनिज धब्बा। जंग का धब्बा क्या है? खनिज धब्बा है। अगला है 25 नंबर में, कहता है कि 25 नंबर में कहता है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। कौन सी रेखा? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा यानी वक्री रेखा या क्रॉस रेखा। तो कौन सी रेखा है? तो कहता है खड़ी रेखा। क्या है? खड़ी रेखा लंबाई की आभासी है। 26 नंबर में है बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो कहता है कि बीसीजी का जो टीका लगता है वो चेचक की बीमारी के लिए लगता है। चेचक की बीमारी जिसको हो जाए उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, कहते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये बिल्कुल आसान है, इसको आप हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो कहता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान है। विटामिन बी की कमी से बेरी। उसके बाद कहता है कि 28 नंबर है और ये आखिरी क्वेश्चन है। कहता है उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। कहता है उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और हमें आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे। और इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी हल करा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो 28 नंबर का है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आरामदायक वस्तुओं पर। क्या कहता है? आरामदायक वस्तुओं पर। उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय किसमें करते हैं? आरामदायक वस्तुओं पर ज़्यादा वो बजट यानी खर्च करते हैं कि हमको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कहता है कि पहला क्वेश्चन क्या है? समाजीकरण की परिभाषा। समाजीकरण की क्या परिभाषा है? दूसरा है हैजा और अतिसार के लक्षण। हैजा और अतिसार के क्या लक्षण है? डिटर्जेंट यानी अपमार्जक के उपयोग से लाभ।
अपमार्जक के उपयोग से क्या लाभ होता है उसके बारे में कह रहा है। उसके बाद कह रहे घरेलू हिसाब किताब रखने के लाभ। तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको देते हैं। आप लोग इसमें बने रहे कि समाजीकरण की परिभाषा क्या है। समाजीकरण की परिभाषा क्या है तो देखिए, समाजीकरण की परिभाषा है यह एक लगातार, क्या कहता है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बच्चा जिस समाज में रहता है, कहता है जिससे बच्चा जिस समाज में रहता है उसके नियमों को जानता है, उसके नियमों को जानता और वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में ढलता है। यही है एक समाजीकरण, यही है समाजीकरण। बिल्कुल आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कहता है हैजा और अतिसार, है ना। आपका ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था कि हैजा और अतिसार के बारे में कह रहा है, तो कहता है कि हैजा में पतले दस्त आते हैं जो कि देखने में चावल के पानी जैसे होते हैं। हैजा और अतिसार में फ़र्क पूछ रहा है, यानी अंतर उसमें क्या है या उसका लक्षण क्या है, हैजा का क्या लक्षण है और अतिसार का क्या लक्षण है। तो कहता है कि हैजा का जो लक्षण है, हैजा में पतले दस्त आते हैं जो कि देखने में चावल के पानी के जैसे होते हैं। दूसरा है उल्टियाँ आती है, व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। हाँ, उसके बाद अतिसार में क्या है, अतिसार का क्या लक्षण है, कहते हैं पतले दस्त तेल लेसदार व दुर्गंध युक्त मल। उसके बाद दूसरा है कभी कभी वमन भी होता है, त्वचा ढीली होना, कमज़ोरी होना आदि हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा था, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तीसरा क्वेश्चन में था कि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक के उपयोग के लाभ, यानी डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करने से हमको क्या लाभ होता है उसके बारे में कह रहा था तीसरा नंबर में, है ना। कि ये कठोर व मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं। बी नंबर में इसका इनका उपयोग ठंडे एवं गर्म पानी में किया जा सकता है, इनसे कपड़े धोना भी आसान है। सी है ये पानी से भरपूर झाग देते हैं। डी है इनमें विरंजक व कपड़ों में चमक लाने वाले तत्व भी मिलते हैं, यानी इस डिटर्जेंट पाउडर यानी अपमार्जक से अगर हम कपड़ा धोएंगे तो उस कपड़े में क्या होगा, चमक भी पैदा करेगा। क्या करेगा, चमक भी पैदा करेगा। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था, कहता है कि घरेलू उपयोग के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो कहता है इससे अधिक व्यय करने से बचा जा सकता है। क्या क्या, अपव्यय को कम किया जा सकता है। दूसरा में है लाभ का रिकॉर्ड रखने से परिवार की कुल आय व्यय को जाना जा सकता है। तीसरा है, ये चौथा नंबर दे दिया मिस्टेक से, तो तीसरा में है विभिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय होना चाहिए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा नंबर में है उधार लेने की आदत को रोका जा सकता है, यानी लोगों को अपने समाज में एक आदत है बनावा कि उधार लेने की आदत ज़्यादा है, तो उधार लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। और उधार अगर लेते हैं तो आप फिर उसमें कर्जे में डूबते हैं, ज़्यादा आप उसको जल्दी से अदा नहीं कर पाते। पाँचवा है आय व व्यय में संतुलन बनाए रखना सरल हो जाता है। छठा में है घरेलू हिसाब किताब के ब्यौरे से परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति सरल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक अपने क्लास को स्टॉप करते हैं। ये तो अगर आप कहेंगे कि हमको नई सब्जेक्टिवली क्लास कराया जाए सर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में जो होने वाला है इंटरमीडिएट का, ये होम साइंस का हम ऑब्जेक्टिव प्लस 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव से भी कराए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम आपको यहीं तक अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।